नमस्कार। कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 14 विभाजन को समझना, राजनीति, श्रीमती और अनुभव। आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस विभाजन की पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, 1947 में आई आज़ादी की खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई। ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान में बंटवारे से लाखों जिंदगियां पल भर में बदल गई। एक नए देश का उदय हुआ और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो अभी तक सत्य, अहिंसा, भाईचारे के सिद्धांतों पर लड़ा गया, भयंकर जनसंहार, हिंसा और विस्थापन के साथ पूरा हुआ। इस विभाजन की घटना के सबके अपने अनुभव हैं, दर्द हैं, पीड़ा हैं। कुछ लोगों के अनुभव इस भयंकर खून खराबे, लूटमार, कटुता के माहौल में भी मानवता और आपसी सद्भाव और प्रेम से भरे थे। तो दूसरी ओर विभाजन की घटनाओं ने कुछ लोगों को एक जीवन भर दुख देने वाले त्रासद अनुभव से गुजारा, और जिसने दोनों समुदाय के बीच कटुता को और बढ़ावा दिया। सभी के अपने अनुभव हैं, विभाजन की अलग अलग छवि प्रस्तुत करते हैं। दोनों समुदाय के बीच हुई इस भयंकर हिंसा और खून खराबे ने सदियों से चले आ रहे भाईचारे के ताने बाने को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अब हम ये देखें कि ये ऐतिहासिक मोड़ था क्या। बंटवारा या महाध्वंस या होलोकास्ट जिसे हम कह सकते हैं, पार्टीशन, बंटवारा या विभाजन। इस बंटवारे में भयंकर हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए, न जाने कितने अपहरण और बलात्कार हुए। करोड़ों लोग रातों रात अपनी जिंदगी, अपने जीवन, अपनी जमीन से उजड़ गए और शरणार्थी बनकर नई नई जगहों पर उनको बसना पड़ा। विद्वानों के अनुसार इस महाविध्वंस में 2 से 5 लाख लोगों की जानें गईं और लगभग 1.5 करोड़ लोग अपनी जगह से विस्थापित हुए। आज़ादी की घोषणा के साथ ही वे अपने ही मुल्क में पराये हो गए। पलक झपकते ही उनके सामान, संपत्ति सब खो दिया। दोस्त, रिश्तेदार बिछड़ गए, वे अपनी जड़ों, मकान, खेतों से महरूम हो गए और बचपन की यादें उनसे छीन ली गई। वे अपनी स्थानीय क्षेत्रीय संस्कृति से वंचित कर दिए गए और उन्हें शून्य से अपनी जिंदगी को शुरू करने के लिए मजबूर हो गए। देखिए, लगभग 16 माह की इस हिंसा और खून खराबे का दौर चला और इसमें अनुमानित 2 से 5 लाख लोग मारे गए, लाखों अपहरण और बलात्कार हुए, लगभग 1.5 करोड़ लोग अपनी जगह से विस्थापित हुए। अभी बंटवारा क्या था? एक सोची समझी व्यवस्थित राजनीतिक कार्रवाई या आपसी मनमुटाव, द्वेष, घृणा का विस्फोट, या 16 माह का एक गृह युद्ध? जीवित बचे लोग इसे मार्शल लॉ, रोला, हुल्लड़ या मारामारी भी कहते हैं। कई समकालीन प्रेक्षकों की नज़र में ये महामारी या होलोकास्ट था, जैसा कि हमने नाजी जर्मनी के समय में देखा था। वैसे नाजी शासन में हिटलर की सेनाओं द्वारा किए गए जातीय सफाई की तर्ज पर दोनों ओर जातीय आधार पर सफाई की कोशिश की गई, लेकिन कुछ मायनों में सही भी है, क्योंकि केवल विभाजन या बंटवारे शब्द से हम इस भीषण घटना की वास्तविक और संपूर्ण पहलू और भयंकरता सामने नहीं आती। पर यूरोपीय होलोकास्ट के विपरीत यह कोई सरकारी सुनियोजित मुहिम न होकर कट्टर सांप्रदायिक लोगों की कारगुजारी थी, जिसका नेतृत्व धार्मिक संप्रदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों ने किया। रूढ़ छवियां या स्टीरियोटाइप। विभाजन ने दोनों समुदाय और दोनों ही देशों, भारत पाकिस्तान के लोगों के मन मस्तिष्क में कई रूढ़ छवियों को स्थान और मजबूती दी। इनमें से कुछ छवियां आज़ादी से पहले की थी, जैसे मुसलमान क्रूर, कट्टर और हिंसात्मक होते हैं, या हिंदू काले, कायर और चालाक होते हैं। विभाजन ने इनकी ऐसी ही आधारहीन छवियां रची, जिसका प्रभाव आने वाले पूरे इतिहास पर पड़ा। भारत पाकिस्तान के संबंधों पर इन विरासत में मिले छवियों का गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही सांप्रदायिक टकराव ने इन रूढ़ छवियों और आधारहीन मान्यताओं को बढ़ावा देने के साथ साथ विभाजन की कटु स्मृतियों को भी जिंदा रखने में मदद की, है ना। अब ये विभाजन क्यों और कैसे, ये बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा है। आइए जाने ये विभाजन आखिरकार क्यों और कैसे हुआ। इस बारे में विभिन्न इतिहासकारों, चाहे वो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या अन्य विदेशी इतिहासकार, सभी की अपनी अपनी अलग अलग राय है ना। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि जिन्ना की द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, जिसके अनुसार हिंदू मुस्लिम भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं,
जिनका आपस में कोई समान हित नहीं है। ये सिद्धांत विभाजन का आधार बना। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी परिणाम ये विभाजन था। वो सांप्रदायिक राजनीति जो ब्रिटिश शासकों ने 1909 में बनाए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र से आरंभ हुई थी और पाकिस्तान के निर्माण पर खत्म हुई। इस चुनावी राजनीति ने इन धार्मिक अस्मिताओं को और ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने में मदद की। यद्यपि यही एकमात्र कारण नहीं था विभाजन का, इसके और भी कारण थे, जैसे सांप्रदायिक दंगे, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों कि कट्टरवादी हथियारबंद दलों ने धार्मिक दूरियों और आपसी तनाव को बढ़ाते हुए शांतिपूर्ण समझौतों की सारी राह को ही बंद कर दिया। आपसी समझौतों की सारी राह इन खूनी दंगों के चलते बंद हो गई। इस सारी चुनावी प्रक्रिया का आरंभ 1937 में प्रांतीय चुनाव से आरंभ हुआ, है ना। कांग्रेस को इन चुनावों में भारी जीत हासिल हुई, है ना। 5 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिला, 7 प्रांतों में उनकी अपनी सरकार बनी। कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अच्छा प्रदर्शन कर पर्याप्त वोट हासिल किया, जबकि मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा ही मिल पाया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में तो उसे एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में से उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में तो 33 में से सिर्फ 3 प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत में लीग कांग्रेस साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस पहले से पूर्ण बहुमत में थी, अतः उसने लीग का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इससे लीग के सदस्यों के दिल में यह बात जम गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में कभी सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। ऐसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता भी थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की जिद की लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय तक बहुत कम लोगों को मंजूर थी और ये चुनाव से स्पष्ट था। लीग संयुक्त प्रांत, मुंबई और मद्रास प्रांत में लोकप्रिय थी, लेकिन बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में तो यह न के बराबर थी। लेकिन विडंबना यह रही कि इन्हीं प्रांतों में 10 साल बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसलिए इसी काल के बाद लीग ने अपना सामाजिक आधार बढ़ाने पर जोर देना शुरू किया और 1937 के चुनाव में जो कांग्रेस मंत्रालय बने, उनके धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए, लेकिन कांग्रेस भी मुसलमानों के
को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। यद्यपि कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता का जोर बड़ा था, लेकिन सभी कांग्रेसी इससे पूर्णतः सहमत नहीं थे और इसी दौर में हिंदू महासभा और आरएसएस के प्रभाव में भी तेजी से वृद्धि हुई। अब हम देखें कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कैसे आया। पाकिस्तान की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 जैसे ही शांति होगी सर्वप्रथम वापस मुस्लिम लीग अपनी ने जगह लौट आएंगे। महाद्वीप के मुस्लिम यहाँ तक कि बहुल इलाकों शुरुआत के लिए में स्वायत्तता लीगी नेताओं ने भी मांग का प्रस्ताव संप्रभु पेश राज्य के किया, रूप में पाकिस्तान लेकिन इस की मांग अस्पष्ट खास प्रस्ताव में संजीदगी से नहीं कहीं उठ रही भी थी। खुद विभाजन या जिन्ना भी पाकिस्तान का पाकिस्तान जिक्र की नहीं था। सोच को कुछ लोगों सौदेबाजी का के मानना है पैतरे कि के तौर पर पाकिस्तान ही के गठन इस्तेमाल की मांग कर रहे थे। आइए अब सर्वप्रथम हम देखें कि प्रसिद्ध उर्दू कवि युद्धोत्तर मोहम्मद इकबाल घटनाक्रम क्या की रहा। 1930 में द्वितीय युद्ध के मुस्लिम बाद लीग के विभाजन की अधिवेशन में स्थिति की में गई क्या उत्तर पश्चिमी परिवर्तन आया। भारतीय मुस्लिम राज्य देखिए की जरूरत वाले 1945 भाषण से शुरू में हुई। जब द्वितीय यद्यपि विश्व युद्ध इकबाल समाप्त हुआ, इसमें उसके भारतीय साथ संघ के ही भीतर भारत के एक भविष्य को मुस्लिम लेकर बहुल गंभीर चर्चाएं स्वायत्त इकाई आरंभ की हो गई थी। स्थापना पर जोर मुस्लिम दे लीग भी रहे थे। अपने आप को मुसलमानों का एकमात्र लेकिन प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से मानने की पाकिस्तान जिद के का जो कारण ये शब्द केंद्रीय कार्यकारिणी का ये गठन भी नहीं हो सका था। जिसमें पाकिस्तान अर्थात 1946 पवित्र जगह, जिसमें 1946 में पंजाब, दोबारा अफगान, प्रांतीय चुनाव कश्मीर, हुए। सिंध और बलूचिस्तान सामान्य के सीटों पर तो इलाके शामिल कांग्रेस थे। को कैम्ब्रिज और के एक पंजाबी मुसलमान मुसलमानों की छात्र जो आरक्षित चौधरी सीटें रहमत थी अली उन ने पर लीग को बड़ी सफलताएं 1933 से मिली। 35 के बीच में ये स्पष्ट था कि जो दो पर्चे लिखे उनमें 1946 लड़ा। में ही जाकर रहमत अली इस लीग नई खुद इकाई को के लिए मुस्लिम एक अलग मतदाताओं के राष्ट्रीय बीच हैसियत सबसे चाहता प्रभुत्वशाली था। पार्टी के रूप में स्थापित अब कर हम पाए। देखेंगे कि विभाजन मतलब अब जाकर का वो अपने अचानक आप को हो जाना, मुस्लिमों का एकमात्र प्रवक्ता होने का मुस्लिम दावा कर बहुल सकती थी। स्वायत्त क्षेत्रों में लेकिन लीग की यहाँ मांग हमको ये और ध्यान रखना पाकिस्तान के है निर्माण के कि बीच केवल 7 साल का 10-12% समय लगा। जनता को ये ही बड़ा प्रांतीय चुनाव आश्चर्यजनक में है। मतदान का ये सब अधिकार इतना था अचानक हुआ और था कि केंद्रीय किसी को असेंबली भी के मालूम चुनाव नहीं में था तो केवल कि 1% पाकिस्तान के लोगों को गठन का ही मतलब क्या होगा। मताधिकार मिला यहाँ था। तक कि 1947 अब में हम देखें कि अपने विभाजन के मूल इलाके से संभावित छोड़कर नई विकल्प नई क्या जगह थे। जाने वाले लोगों में कैबिनेट से भी मिशन बहुतों को ये लगता था कि जैसे ही ये मार्च होला 1946 शांति में भारत आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर पीसी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे, जो भारत की भविष्य को लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव में उन्होंने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत के सारे प्रांतों को 3 समूह में विभाजित किया गया था। क समूह जो था जिसमें हिंदू बहुल प्रांत थे। ख समूह में पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांतों को रखा गया और ग समूह वो थे जिनमें पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांतों को रखा गया। प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। कैबिनेट मिशन का दूसरा प्रस्ताव जो था वो था संविधान सभा का निर्माण करना। प्रांतों और देशी राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर एक संविधान सभा का गठन किया जाना। आरंभिक सहमति सभी पार्टियों की थी, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी सबने विभिन्न प्रावधानों की भिन्न भिन्न व्याख्या की। नतीजा ये हुआ कि समझौता टूट गया। लीग और कांग्रेस दोनों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अब ऐसा लगने लगा कि विभाजन अपरिहार्य हो गया है। आइए हम विभाजन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन से निराश मुस्लिम लीग ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला लिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान बड़े जोर शोर से किया गया। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या थी, ये कैसे होगी, किसी को कुछ स्पष्ट नहीं था। तनावपूर्ण माहौल में पूरे देश में दंगे भड़क गए और अकेले कलकत्ता में ही हजारों लोग इन दंगों में मारे गए और 1947 तक दंगे पूरे उत्तर भारत में फैल गए। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। बहुत सारे कांग्रेसी नेता विभाजन को अनिवार्य विकृति मानकर स्वीकार कर चुके थे। कानून व्यवस्था के नाश की यह स्थिति निरंतर जारी रही। मार्च 1947 से लगभग साल भर देश में रक्तपात, दंगे, आगजनी चलती रही, जिसकी एक वजह शासन तंत्र का बिखर जाना भी था। देश में कांग्रेस की अंतरिम सरकार थी, पर प्रशासन, पुलिस और सेना पर अभी भी ब्रिटिश प्रभुत्व बना हुआ था, जो न तो कोई निर्णय ले पा रहा था और न ही किसी कार्रवाई का इच्छुक था। समस्या इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि भारतीय पुलिस और सेना के जवान भी हिंदू, मुसलमान और सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। इन संस्थाओं में सांप्रदायिक नजरिए के आने से जनता का इन पर विश्वास कम होता गया। कई जगह तो पुलिस ने न केवल अपने संप्रदाय वालों की मदद की,
बल्कि दूसरे समुदायों पर भी हमला किया। ये अनिश्चितता की स्थिति बहुत घातक सिद्ध हुई। ब्रिटिश अधिकारी न फैसले लेना चाहते थे और न ही हस्तक्षेप करना चाहते थे। गांधी जी को छोड़कर सारे वरिष्ठ नेता विभाजन की वार्ताओं में व्यस्त थे। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अपने जानमाल की स्थिति को लेकर चिंता में थे, तो अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे। मार्च 1947 में ही आए लुई माउंटबेटन भारत की समस्या को हल करने के लक्ष्य के साथ भेजे गए थे, और फिर इन्हीं लुई माउंटबेटन की योजना के अनुसार अगस्त 1947 में भारत का विभाजित होकर ही भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर सका। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। आइए अब इस सारे घटनाक्रम में महात्मा गांधी जी की भूमिका को हम विचार करें। सारे घटनाक्रम में दो ही ऐसे शख्स थे जो विभाजन से अंत तक सहमत नहीं हुए। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। गांधी जी जानते थे कि उनकी आवाज़ बीहड़ में एक व्यक्ति की आवाज़ है, फिर भी वे इसका विरोध करते रहे। सीमांत गांधी का तो कहना था कि आपने हमें भेड़ियों के सामने डाल दिया। वे विभाजन से बिल्कुल सहमत नहीं थे। गांधी जी किसी कीमत पर विभाजन से को स्वीकार नहीं कर रहे थे, पर लीग का अड़ियल रवैया, कांग्रेस और भारतीय जनता की आज़ादी के लिए बेसब्री, ब्रिटिश विभाजनकारी कूटनीति और सांप्रदायिक दंगों के भीषण हाहाकार ने गांधी जी की आवाज़ को नक्कार खाने की तूती बनाकर रख दिया। गांधी जी विभाजन के साथ साथ इस दौर में हो रही हिंसा से बहुत ज़्यादा विचलित थे। आक्रामक साम्राज्यवादी ताकत के सामने अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने वाली जनता अब अपने ही लोगों के साथ हिंसा का क्रूर खेल खेल रही थी। 77 वर्षीय गांधी जी का जीवन, सिद्धांत और विचारधारा फिर एक बार कसौटी पर थे। गांधी जी ने पूरी लगन से फिर एक बार अहिंसा और सत्याग्रह के अपने हथियारों को आजमाया, लेकिन इस बार ये औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ नहीं था। ये अपनी ही उस जनता के खिलाफ था जो मारकाट मचा रही थी। लोगों के बीच इसका काफ़ी प्रभाव भी हुआ। देश जब आज़ाद हुआ, गांधी जी सदूर पूर्व में नोआखली, जो वर्तमान बांग्लादेश में है, में दंगाइयों को हिंसा से रोकने और पीड़ितों को राहत देने में व्यस्त थे। बंगाल, बिहार के छोटे छोटे गांवों से लेकर दिल्ली तक जहां भी गांधी जी गए, उन्होंने अहिंसा का प्रयोग कर उपद्रवी जनता को हिंसा, अत्याचार और विनाश से रोका और उन्हें उनकी कीमती साझी विरासत से परिचय करवाया। 9 सितंबर 1947 आज़ादी के बाद पहली बार गांधी जी दिल्ली पहुंचे। शाहिद अहमद दहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे, अब दिल्ली बच जाएगी। गांधी जी अपने अंतिम दिन तक फिर दिल्ली में ही रहे और निरंतर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रयासरत रहे, और ये उनके प्रयास उनकी शहादत के साथ ही खत्म हुए। आइए अब हम विभाजन के इस पूरे दौर में औरतों की स्थिति के बारे में चर्चा करें। इस पूरे विभाजन के दौर में सर्वाधिक कष्ट महिलाओं को ही सहने पड़े। लगभग कई दशकों तक इतिहासकार बंटवारे के इस दौर में लोगों के अनुभवों की पड़ताल करते रहे, जिसमें उन्होंने पाया कि 16 महीनों के इस खूनी दौर में, इस हिंसा के दौर में अनगिनत महिलाओं का अपहरण हुआ, उनके साथ बलात्कार हुए, उनको खरीदा बेचा गया, अजनबियों के साथ उन्हें नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। बदले हुए हालातों में महिलाओं ने भी गहरे दुख, सदमे के बावजूद परिस्थितियों से संघर्ष किया और समझौते के बाद नए पारिवारिक संबंध विकसित किए। विभाजन के बाद भी लंबे समय तक महिलाओं को उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। एक अंदाजे के अनुसार 1954 तक 30,000 महिलाओं को वापस बरामद कर अपने पुराने घरों या स्थानों पर भेजा गया। इसमें अफसोस की बात यह रही कि दोनों ही सरकारों ने, भारत और पाकिस्तान, का रवैया काफ़ी हद तक असंवेदनशील रहा। उन महिलाओं की इच्छाओं या फैसले का कोई सम्मान नहीं किया गया। इस शारीरिक मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में औरतों की इज्जत बचाने की सोच हर समुदाय पर हावी रही। महिलाओं को एक संपत्ति की तरह व्यवहार में लाया गया और लूट के माल की तरह उनका उपयोग किया गया, खरीदा बेचा गया। स्त्रियों की इज्जत को परिवार और समुदाय की इज्जत मानने का भाव पुरुषों में
और उनके माध्यम से महिलाओं में भी इतना ज़्यादा भर गया था कि समुदायों की बेइज्जती करना, उनको नुकसान करने का माध्यम स्त्रियों को बनाया गया। और अनेकों बार इस बेइज्जती से बचने के लिए महिलाओं ने स्वयं मौत को गले लगा लिया। तो अनेक बार उनके अपने परिवारजनों ने ही उनके नापाक होने के डर से स्वयं ही उन्हें मार दिया या उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। उर्वशी बटालिया, एक प्रसिद्ध लेखिका, ने अपनी पुस्तक अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी के एक गांव थुआ खालसा की ऐसी घटना का विस्तृत विवरण किया है जिसमें 90 औरतों ने बेइज्जत होने के बजाय मौत का रास्ता चुना। उन्हें शहीद मानकर आज भी उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आइए अब अपन इस विभाजन की क्षेत्रीय विविधताओं पर बात करें। विभाजन भारत की दोनों पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर हुआ। अभी तक हमने मुख्यतः उत्तर पश्चिमी सीमा के घटनाक्रम पर ही चर्चा की है, जबकि विभाजन बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, दक्कन में भी हुआ। यद्यपि कोलकाता और नोआखली में भी जनसंहार हुआ, हिंसा हुई, लेकिन विभाजन का सर्वाधिक विनाशकारी रूप हमें पंजाब में ही देखने में आया। पंजाब के विपरीत बंगाल में आज़ादी का पलायन लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार आते जाते रहे। दोनों ही देशों ने इस आवागमन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस और विभाजन इतना दर्दनाक भी नहीं था, यद्यपि इसकी पीड़ा लंबे समय तक महसूस की गई। बहुत सारे हिंदू बंगाली पूर्वी पाकिस्तान में ही रुके रहे और अनेक बंगाली मुसलमान पश्चिमी बंगाल में, और अंततः बंगाली मुसलमानों ने जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग 1971-72 में एक नए देश का निर्माण किया जो बांग्लादेश कहलाया। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि धर्म का आधार पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़कर नहीं रख पाया। लेकिन महिलाओं के मामले में दोनों जगह हिंसा, क्रूरता में बड़ी समानता रही। औरतों और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। बदले और समुदाय के अपमान का बदला दूसरे समुदाय की औरतों को अपमानित कर लिया जाता रहा। आइए अब हम देखें कि कैसे हिंसा, अविश्वास और अत्याचार से भरे इस दौर में का एक और भी पहलू था, वो था मदद, मानवता और सद्भावना का। देखिए, भयंकर हिंसा, अविश्वास के इस दौर के बावजूद भी इस पूरे दौर में मदद, मानवता और सद्भावना की अनगिनत मिसालें हमें देखने को मिलती हैं, जो बताती हैं कि अविश्वास, हिंसा के इस दौर में भी बहुत सारे लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद कर रहे थे और हमदर्दी और साझेदारी की दुख और दर्द पर विजय का दौर भी ये था। लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट्स, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947 ऐसी घटनाओं का एक लेखा जोखा है, जिसमें पंजाब के एक डॉक्टर खुशदेव सिंह के अनुभव हैं, जो विभाजन के समय उनके द्वारा की गई विभिन्न समुदायों की निस्वार्थ सेवा और उसके बाद 1949 में कराची की गई उनकी 2 संक्षिप्त और सुखद यात्राओं का अनुभव का ब्यौरा देते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर को पाकिस्तान में गर्मजोशी, दोस्ती और सद्भाव का माहौल अपने लिए मिला। ऐसे अनुभव अनेक भारतीयों को पाकिस्तान में और अनेक पाकिस्तानियों को भारत में हुए। यद्यपि सीमाओं पर गड़बड़ी होती रही, राजनीतिक तनाव जारी रहा, लेकिन जनता के बीच, दोनों देशों के बीच आपसी सद्भाव के अनेक अनुभव हमें देखने को मिलते हैं। आइए अब हम देखें कि विभाजन पर आधारित इस अध्याय का निर्माण किस प्रकार हुआ। देखिए, इस अध्याय के लिए आवश्यक जानकारी हमें मौखिक वृत्तांतों, संस्मरणों, डायरियों, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरों से मिलती है, जिनसे हमें विभाजन के दौरान हुई आम लोगों की कठिनाइयाँ और मुसीबतों के बारे में पता चलता है। यूरोपियन महाध्वंस, जिसे हम होलोकास्ट भी कहते हैं, की तरफ विभाजन को हमें सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वाले लोगों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी भी घटना की हकीकत को सम्मतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। विभाजन के अनुभव पूरी
विभाजन प्रक्रिया के इतिहास का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। विभाजन के इतिहास को समझने जानने में व्यक्तिगत सहमतियों, जो एक तरह का मौखिक स्रोत है, हमें अनुभवों और सहमतियों को और बारीकी से समझने का मौका देता है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियां हासिल करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट, फाइलें, नोट हमें सरकारी योजनाएं, शरणार्थियों की संख्या, उनकी स्थिति, पुनर्वास के बारे में निसंदेह काफ़ी जानकारी देती हैं। पर इन नीतियों, निर्णयों का रोज़मर्रा के हालात और लोगों के आम जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता, ये जानना ऐसे मुश्किल है। इसी प्रकार मौखिक इतिहास और अनुभव हमें संपन्न, प्रभावशाली और विख्यात लोगों से आगे ऐसे आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल करने का मौका देते हैं, जिनका अस्तित्व ही इतिहास की किताबों में हमें नहीं मिलता, या बस नाम मात्र का जिक्र ही होता है। क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं, उनमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों का अक्सर महत्वहीन मान लिया जाता है। यद्यपि मौखिक इतिहास को अनेक इतिहासकार शंका की दृष्टि से देखते हैं और उनको सटीक नहीं मानते, पर विभाजन का इतिहास इस बात का गवाह है कि यदि मौखिक इतिहास को दूसरे स्रोतों से पुष्ट कर सकें, तो वो इतिहास को एक ज़्यादा मानवीय समझ और संवेदनशीलता देता है। लेकिन ब्यौरे भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें लंबे और विश्वसनीय आत्मीय साक्षात्कार के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित सहमतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ा। इस प्रकार विभाजन का एक समग्र सर्वरूपी वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया, ताकि हम उसे एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकें और उन लोगों के अनुभवों को भी समझ सकें जो इस खतरनाक दौर से गुजरे थे। धन्यवाद।